students, my name is Pooja. I am here in front of you with another video lecture on polymers. तो हम पॉलीमर्स पढ़ रहे थे, इसमें हम क्लासिफिकेशन इंट्रो पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचुरल रबर कवर किया। नेचुरल रबर के साथ साथ हमने वोल्केनाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ी थी कि हम वोल्केनाइजेशन प्रोसेस कराते क्यों हैं। अब रबर के ही टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक रबर्स। इसमें अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर मैंने क्लासिफिकेशन जो सोर्स के बेसिस पे की थी उसमें हमें बताया था कि जो मैन मेड होती हैं, मैन मेड जो रबर होती है उसको हम सिंथेटिक रबर बोलते हैं। ये लैब में बनाई जाती हैं। तो अब सिंथेटिक रबर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नियोप्रीन। सबसे पहले हमारे सिंथेटिक रबर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नियोप्रीन। नियोप्रीन कुछ आपको नेचुरल रबर के मोनोमर की तरह लग रहा होगा, उसका मोनोमर था आइसोप्रीन। और आप सबको याद हो तो हमने जो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो कुछ इस टाइप से था। मैंने बताया था 1,3-ब्यूटाडाइन बना के यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया था जब इसको हम आइसोप्रीन बोल रहे थे। पर अब यहाँ पे हम नियोप्रीन पढ़ रहे हैं तो इसका मोनोमर क्या होता है, इस CH3 को रिप्लेस कर दूंगी मैं Cl से। किससे रिप्लेस कर दूंगी, Cl। तो अब ये क्या हो गया, क्लोरोप्रीन। क्या मोनोमर होता है नियोप्रीन का, क्लोरोप्रीन। अब इसको मैं ओपन फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 डबल बॉन्ड Cl CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसको मैं पॉलीमराइज कराऊंगी, इसकी n यूनिट्स को लेके जब मैं इसको पॉलीमराइज करा रही हूँ तो ये वाला बॉन्ड मेरा फिर से फर्दर यहाँ से शिफ्ट होगा, ये आगे आगे शिफ्ट होते रहेंगे बॉन्ड। तो मेरे पास क्या पॉलीमर बन के आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ऐसे ये चलती रहेगी चेन। ये क्या बन के आ गया मेरे पास, नियोप्रीन। तो नियोप्रीन का मोनोमर क्या हो गया, क्लोरोप्रीन, जिसका स्ट्रक्चर ये है। इसी को मैंने प्रिपरेशन करने के लिए इसको ओपन फॉर्म में ऐसे लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज। ये स्ट्रक्चर है, बस इसको मैंने लाइन के फॉर्म में दिखाया, यहाँ पे मैंने ओपन फॉर्म दिखाई है बिल्कुल। इसको हीट करेंगे, पेरोक्साइड पॉलीमराइज करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट ऐसे ऐसे शिफ्ट होता रहेगा। तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, पॉलीमर ऑफ नियोप्रीन, सॉरी मतलब क्लोरोप्रीन से हम नियोप्रीन की फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पे। तो ये पहला सिंथेटिक रबर थी जो हमने प्रिपेयर कर ली, इसकी प्रिपरेशन और मोनोमर हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे सिंथेटिक रबर है वो है हमारी ब्यूना एस। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ब्यूना एस। नेक्स्ट सिंथेटिक रबर जो सेकंड वन है दैट इज ब्यूना एस। अब इसके नाम से ही हम इसके मोनोमर्स का आइडिया लगाएंगे। तो इसमें क्या क्या मोनोमर होते हैं, इसमें जो ये Bu है ये दिखाता है 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन। Na इज फॉर सोडियम, Na एज ए कैटलिस्ट का काम करता है रिएक्शन में। S फॉर स्टायरीन, स्टायरीन हमारा किसका मोनोमर था, पॉलीस्टायरीन का। क्या फॉर्मूला था, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक फिनाइल रिंग में इसके साथ अटैच कर दो, दैट इज स्टायरीन। तो ब्यूनास के मोनोमर्स क्या क्या हो गए, 1,3-ब्यूटाडाइन, क्या लिखा है मैंने, ये 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन। स्टायरीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब जैसे ही मैं इसकी प्रिपरेशन कराऊंगी, प्रिपरेशन करा देती हूँ मैं इसकी, n नंबर ऑफ मैं ले लूंगी ये 1,3-ब्यूटाडाइन मतलब CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया मेरे पास, इसके n यूनिट्स ले ली। साथ साथ में n यूनिट्स ले लूंगी इस स्टायरीन की, n CH2 डबल बॉन्ड CH और ये मेरे पास PH फिनाइल रिंग के लिए मैंने PH।
जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी, सोडियम एज ए कैटलिस्ट यूज करूंगी, तो मेरे पास ये पॉलीमराइज होके क्या दे देगा मुझे, ब्यूना एस। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। ब्यूना एस का CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अब सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये हो गया PH यहाँ पे अटैच, और ये मेरे पास पॉलीमर बनके आ गया। तो ये क्या है मेरे पास, ब्यूना एस का पॉलीमर। तो यूजेस देख लेते हैं। पहले मैंने नियोप्रीन के स्किप कर दिए हैं। यूजेस क्या क्या है, एज इंसुलेटर हम नियोप्रीन को यूज करते हैं, और शू हील्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं। और जो हमारे पास ब्यूना एस है उसका हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने के लिए, और फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए हम ब्यूना एस का यूज करते हैं। तो किस किस में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने के लिए, फ्लोर टाइल्स के लिए। मेन है इंपॉर्टेंट कि इसके मोनोमर्स क्या क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। नेक्स्ट हमारा सिमिलर है कुछ कुछ ब्यूना एस के। अब हम लेंगे ब्यूना एन। तो थर्ड टाइप क्या है हमारी, ब्यूना एन। अब की बार एन आ गया तो स्टाइरीन किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्राइल में। अक्राइलो नाइट्राइल क्या चेंज हो जाएगा, अक्राइलो नाइट्राइल। उसमें हमारे पास फिनाइल रिंग की जगह क्या आ जाएगा, अब नाइट्राइल क्या होता है, CN ग्रुप। अब ये आ गया मेरे पास CN, नाइट्रोजन ऐसे कैसे 1,3-ब्यूटाडीन एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे पीएच की जगह क्या कर दूंगी, बस CN। यहाँ पे भी पीएच की जगह क्या कर दूंगी, CN। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गया, ब्यूना एन का पॉलीमर। तो मोनोमर यूनिट्स क्या हो गई ब्यूना एन में, 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों में कॉमन है। उसमें स्टाइरीन था, एस था वो स्टाइरीन था, एन है तो अक्राइलोनाइट्राइल। इसका स्ट्रक्चर होता है ये CH2CHCN। दोनों के एन यूनिट्स को कंबाइन करेंगे, सोडियम कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो हमारे पास पॉलीमर बन के आ जाएगा। तो जो ब्यूना एन के यूज है वो क्या है, फॉर मेकिंग ऑयल सील टैंक, टैंक लाइनिंग्स बनाने में यूज होता है। एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह हम इसका यूज करते हैं, किसका, ब्यूना एन का। तो ये था सिंथेटिक रबर्स के 3 टाइप्स जो मैंने आपको यहाँ कवर कराए, नियोप्रीन, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ऑलमोस्ट कंडेंसेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नेचुरल रबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में मेनली हम 2 पॉलीमर्स को ज़्यादा पढ़ेंगे, PHBV एंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले PHBV से। PHBV की फुल फॉर्म क्या होती है, पोली हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। तो ये तो इस पॉलीमर का नाम होगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम बोलते किसे हैं, सबसे पहले जान लेते हैं, that are decomposed by microorganisms, polymers that are decomposed by microorganisms, मतलब ये हमारे नेचर को कोई हार्म नहीं करते हैं ये वाले पॉलीमर्स। तो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने PHBV से। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। तो अब मैंने पॉलीमर तो लिख दिया, अब इसके हम मोनोमर्स जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। PHBV में क्या क्या मोनोमर्स हम यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटाइरेट। ब्यूट हम किसके लिए लगाते हैं, 4 कार्बन की चेन के लिए। अगर मैं बीटा हाइड्रोक्सी 4 कार्बन पहले मैं ड्रॉ कर लूंगी, सबसे पहले आसान तरीका, सबसे पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर लो। उसके बाद मैंने लिखा बीटा पे हाइड्रोक्सी, ये वाली पोजीशन हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये होता है, इसका होता है पहला पॉलीमर, ऐसे मैं लिख सकती हूँ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब इससे आप जल्दी से मोनोमर
इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, और ये पोजीशन होगी अल्फा, ये होगी बीटा। बीटा पे क्या है मेरे पास, हाइड्रोक्सी, किसको बोलते हैं हम, OH ग्रुप को। तो ये तो मेरा हो गया एक मोनोमर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, वेल्डेड होके 5 कार्बन की चेन। तो नेक्स्ट मोनोमर क्या है हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। क्या है हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 5 कार्बन की चेन बना देते हैं हम, पेंट है तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन पे तो COH ग्रुप आ जाएगा। ये होगी अल्फा, ये होगी बीटा। तो बीटा पे क्या है मेरे पास, एक OH ग्रुप। बीटा पोजीशन पे मैंने OH ग्रुप लगा दिया। अब हाइड्रोजन तो हम इसमें पूरे कर सकते हैं कार्बन के वैलेंसी के अकॉर्डिंग। 4 वैलेंसी होती है तो 4 कार्बन, जितने 2 बॉन्ड्स बना लिए तो 2 क्या बच गए, हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए तो 2 क्या बच गए, हाइड्रोजन। ऐसे हम वैलेंसी तो पूरी कर लेंगे। तो इसके मोनोमर क्या क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड इसके मोनोमर्स हैं। तो अब इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये तो मैंने मोनोमर यूनिट्स आपको बता दिए हैं, तो अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैं लेती हूँ यहाँ पे n यूनिट्स ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड है तो 4 कार्बन की चेन होगी। ये हो गया मेरे पास C डबल बॉन्ड OH। बाकी हाइड्रोजन्स मैं कंप्लीट कर दूंगी। यहाँ पे CHH, यहाँ पे भी H। पर मेरे पास तो बीटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो यहाँ पे तो आ जाएगा एक OH। ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, n यूनिट्स ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड ड्रॉ कर लेते हैं। पर अगर आप एक बात ध्यान दें, जब मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगी, कंडेंसेशन ही करा रही हूँ एक टाइप से, तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट होगा यहाँ पे, और एलिमिनेट क्या होगा, वाटर। तो जब यहाँ पे मैंने एसिड यहाँ पे एक साइड ले लिया है, ये मैंने एसिड ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एल्कोहल। एल्कोहल करते हो मैं OH से H लूंगी यहाँ पे, तभी तो मेरे पास वाटर रिमूव होगा। तो जो पेंटेनोइक एसिड है उसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, COH। ये पोजीशन होगी मेरी बीटा। तो अल्फा पे क्या है मेरे पास, C डबल बॉन्ड OH, सॉरी एक कार्बन और आएगा ना, क्योंकि ये तो मेरा बीटा पे है। ये हो गया अल्फा बीटा पर 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, फिर से CH2 CH3। क्या मैं अपने बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड को इस टाइप से लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती। ये हो गया H। ये पोजीशन होगी अल्फा, ये पोजीशन मेरी अल्फा है ना, और ये होगी बीटा। तो बीटा पोजीशन मैंने हाइड्रोक्सी लगा दिया, और जो रेस्ट चेन है उसको मैं नीचे लाया। अभी तो मेरी 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। तो अब इनको हीट कर देते हैं, पॉलीमराइज करा देते हैं। पॉलीमराइज कराएंगे OH से H, और COH से OH जाएगा तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर। वाटर ऐसे मेरा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो मेरे पास क्या बन के आएगा, CH2 COH, ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे CH, ये भी H एज इट इज, C डबल बॉन्ड O। क्या लिंकेज होगी यहाँ पे मेरे पास, एस्टर लिंकेज हो गई है ना, CH, और ये वाला ग्रुप एज इट इज रहेगा, CH2 CH3। उसके बाद एक कार्बन, और फिर से क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो ये मेरे पास n यूनिट्स ज्वाइन होके मेरे पास क्या दे देंगी, PHBV। क्या बन गया ये मेरे पास, PHBV। तो आप सबको समझ में आया होगा कि पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट को जब हम क्या पॉलीमर हमने कैसे बनाया है, इसके मोनोमर यूनिट्स क्या क्या ज्वाइन किए हमने, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इन दोनों को हीट करेंगे, पॉलीमराइज कराते हैं, तो हमारे पास PHBV बन के आ गया। तो ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था जो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम पढ़ेंगे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। नेक्स्ट इज आवर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है? अच्छा, इस पे जाने से पहले ही जान लेते हैं कि पीएचबीवी हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसका मेन यूज है ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में। ऑर्थोपेडिक डिवाइस, इट एक्ट एज आर्टिफिशियल कार्टिलेज। जितने भी जॉइंट्स वगैरह में हम रोड वगैरह डलवाते हैं, जैसे हाथ में या पैरों में, स्टेनलेस स्टील्स की जो रोड्स चलती हैं उसमें हम पीएचबीवी का यूज करते हैं। मतलब ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में किसका यूज होता है? हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पीएचबीवी का यूज होता है। तो ये इसका यूज था। अब नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पॉलीमर पढ़ लेते हैं। ये सेकेंड वन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो इसकी मोनोमर यूनिट्स क्या क्या है हमारे पास? इसके मोनोमर यूनिट्स में हम पढ़ते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन है, और अनदर वन इज अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 C डबल बॉन्ड O OH NH2। क्या ग्लाइसिन कायरल है? ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है, ओनली अमीनो एसिड ये है जो कायरल नहीं होता है, क्योंकि इसके दोनों हाइड्रोजन पे देखो ना, हम कायरल किसे बोलते हैं? जिसके चारों कार्बन्स क्या हो? डिफरेंट, पर यहाँ पे तो 2 कार्बन्स पे हाइड्रोजन है, तो ये एक ओनली अमीनो एसिड है जो क्या है? ए कायरल होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे स्टीरियो तो उसमें कवर अप करेंगे, तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको बताया। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 NH2 COH। अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? NH2 CH2 5 COOH, या मैं इसको बोल सकती हूँ एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। एप्सिलॉन मैंने क्यों बोला? अगर मेरे पास COH ग्रुप से नेक्स्ट जाती हूँ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, तो 5 कार्बन पे आ गया ना। COH से नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और उसके बाद एप्सिलॉन। 1 2 3 4 5, 5th कार्बन पे ही तो मेरे पास ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है ना। देखो मैं इसको पूरा खोल के लिख देती हूँ इस चेन को। अगर मैं इस चेन को ऐसे दिखाऊं, COH, बीच में कितने हैं? 5 CH2 ग्रुप है ना, 5 CH2 ग्रुप बना देती हूँ। 2 3 4 और ये हो गए 5, और ये आ गया NH2। COH ग्रुप से नेक्स्ट वाली पोजीशन क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ये एप्सिलॉन। तो इसीलिए मैंने इसका नाम बोला था एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो समझ में आ गया? अब इन दोनों यूनिट्स को ज्वाइन करेंगे पॉलीमर बनाने के लिए। अब दोनों की N यूनिट्स ले लेते हैं और ज्वाइन करके पॉलीमर बना देते हैं। तो क्या इसमें भी मेरे पास एस्टर लिंकेज आएगी? देख लेते हैं कि कौन सी लिंकेज आएगी। एस्टर आएगी, अमाइड आएगी, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसकी N यूनिट्स। ये क्या है मेरे पास? ग्लाइसिन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास? एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। यहाँ पे मैं COH ले लूँ, सॉरी COH तो मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ, तो मेरे को NH2 लेना पड़ेगा। ये हो गया NH2, ये हो गया CH2 5 COOH, और इसकी भी N यूनिट्स लूंगी, दोनों को हीट करूंगी, पॉलीमराइज करा रही हूँ। पेरोक्साइड ले सकते हो साथ में। तो यहाँ से क्या होएगा? इस H को फर्दर ऐसे दिखा देती हूँ। अब ये H और ये OH जाएगा, यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, फिर से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरे पास कौन सी लिंकेज बन के आएगी? देख लेते हैं। NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 5 COOH। सॉरी, ये तो फर्दर कंबाइन हो जाएगा, तो OH तो चला ही जाएगा यहाँ से, तो ये N यूनिट्स मेरे पास बन जाएगा। तो अब की बार मेरे पास कौन सी लिंकेज बन के आ रही है?
अमाइड लिंकेज आ रही है ना। तो ये थे 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है डेक्स्ट्रिन। इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वैसे आपके सिलेबस में तो ये दोनों ही है मेनली। डेक्स्ट्रिन में कौन कौन सी मोनोमर यूनिट्स होती हैं? ग्लाइकोलिक एसिड होता है एक होता है इसमें लैक्टिक एसिड। ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ग्लाइकोलिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड होता है। किस लिए यूज किया जाता है? ऑपरेशन टाइम पे जो हम स्टिचेस देते हैं, ऑपरेशन टाइम पे जो स्टिचेस दिए जाते हैं पेशेंट को, उसमें हम डेक्स्ट्रिन का यूज करते हैं उस स्टिचेस के लिए। कौन से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज करते हैं? डेक्स्ट्रिन। हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। तो मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक हम कैलकुलेट करते हैं नंबर एवरेज मोलर मास, दैट इज डिनोटेड बाय mn। किसे डिनोट करते हैं हम उसको? mn। और उसका क्या फॉर्मूला होता है n यूनिट्स के लिए? समेशन, मतलब एडिशन ऑफ ni mi बाय ni। ni क्या है? नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। mi क्या है? उनका मास। तो ये हो गया नंबर एवरेज मोलर मास। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एक हम कैलकुलेट करते हैं वेट एवरेज मोलर मास। क्या कैलकुलेट करते हैं हम? वेट एवरेज मोलर मास। उसको डिनोट करते हैं हम mw से। नंबर एवरेज मोलर मास को n से, वेट एवरेज मोलर मास को w से। ni नंबर ऑफ पॉलीमर यूनिट्स। जितने भी मोनोमर यूनिट्स अगर हमें दे रखे हैं सेपरेट, उनका सम। ये समेशन है सम के लिए। mw का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ ni mi स्क्वायर बाय ni mi। सपोज जैसे मैं यहाँ पे आपको दे दूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दूं और उनका मॉलिक्यूलर वेट दे दूं। मैंने यहाँ दे दिया 15 और इसका वेट दे दिया 200, ऐसे दे दिया 20, वेट दे दिया 400। तो मैं आपसे कहूँ कि mn कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? मैंने सपोज ये क्वेश्चन दिया है ऐसे जस्ट कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए 15, 20, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया उनका 200, 400। मैं कहती हूँ कि नंबर एवरेज मोलर मास निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे? समेशन है ना, तो 10 इंटू 200 प्लस 20 इंटू 400 अपॉन में क्या है? ni का सम क्या होगा? 15 प्लस 20। क्या किया मैंने mn निकालने के लिए? नंबर ऑफ ऊपर क्या था? ni इंटू mi। तो ni क्या है? 15। मास कितना दे रखा है? 200। 10 इंटू 200 कर दिया। समेशन है तो प्लस कर दिया। फिर क्या किया? नंबर कितना दे रखा है? 20। मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है? 400। तो 20 इंटू 400 डिवाइडेड बाय ni कितना? 15 प्लस 20। तो इस टाइप से अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे पास mn निकल के आ जाएगा। सिमिलर वैसे इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को कहा जाए कि mw कैलकुलेट करो, अगर मुझे बोला जाए कि mw भी कैलकुलेट करके दिखाओ वेट एवरेज मोलर मास, तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगी? फिर से फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ वैल्यूज। ni कितना है? 15 और mi का स्क्वायर है, इस बार ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूंगी? 15 इंटू 200 का स्क्वायर प्लस, इसलिए क्योंकि समेशन है, 20 इंटू 400 का स्क्वायर। क्या करूंगी? 20 इंटू 400 का स्क्वायर डिवाइडेड में क्या करूंगी? ni इंटू mi है, तो ni क्या है? 15 इंटू 200 पहले वाले के लिए, ये फर्स्ट के लिए है और ये सेकंड के लिए है। तो 15 इंटू 200 प्लस करूंगी, समेशन है 20 इंटू 400 करूंगी, 20 इंटू 400। तो यहाँ से मैं mn और mw कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मेरे को इस टाइप से कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसमें इस टाइप से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये था mn और mw के बारे में। अब पढ़ लेते हैं पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या है। हम पॉलीमर्स में पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स निकालते हैं, PDI से इसको डिनोट करते हैं। क्या निकालते हैं हम पॉलीमर्स में? पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स।
पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है मेरे पास, पीडीआई का क्या फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मोलर मास। समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स के लिए। अब जब हम एम डब्ल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं अपने क्वेश्चन के थ्रू, एम एन कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका रेशियो लेके हम पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी मोनो डिस्पर्स होते हैं उनके लिए एम एन इक्वल होता है एम डब्ल्यू के इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स किसके इक्वल होता है उसमें, 1 के। और जितने भी पोली डिस्पर्स्ड, हम पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी पोली डिस्पर्स्ड होंगे उसके लिए क्या कहता है कि एम डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम एन। एम डब्ल्यू क्या होता है, बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यही तो है कि पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो ये इस डायरेक्ट आपसे एम एन और एम डब्ल्यू ना पूछ के डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कैलकुलेट करो कोई भी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यू देके। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम डब्ल्यू बाय एम एन करके हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मेरे को क्वेश्चन में दे रहा कि मोनो डिस्पर्स्ड है कोई पॉलीमर, तो उसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, चाहे उसने मुझे कितनी भी ज्यादा वैल्यू क्यों ना दे रखी हो। तो मेरे पास पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होगा उस केस में 1। अगर बोल रखा है कि पोली डिस्पर्स्ड है तो हमें पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़े। तो ये था मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। तो ये आज हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है पॉलीमर्स। ऑलमोस्ट आई हैव डन एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट you can comment. Thank you.